है दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं रोहित कुमार उपस्थित हूँ आपके सामने आज मध्यकालीन भारत का अगला भाग लेकर। जैसा कि मेरे दोस्तों, हमने दिल्ली सल्तनत की श्रृंखला में सर्वप्रथम गुलाम वंश को समापन किया था। उसके बाद हमने खिलजी वंश स्टार्ट किया और जिसमें कि मैंने पिछले पार्ट में जलालुद्दीन खिलजी को मैंने समाप्त किया। वह पार्ट पूरा हो चुका है और उसमें मैंने कुछ बताया था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए कुछ बातें आपको रिवाइज कराता हूं। जैसे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए प्रथम दो आक्रमण, पहला आक्रमण और दूसरा आक्रमण। मेरे दोस्तों, जो पहला आक्रमण हुआ था वो कब हुआ था? 1299 ईस्वी में। और आपको बता दूं मैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल रहा है वो कितना रहा है? 1296 से लेके 1316 तक। ठीक है दोस्तों, ये देखिए कि 1299 में जो आपका आक्रमण होता है, प्रथम आक्रमण होता है, वो किस पे करता है? ये जो अलाउद्दीन खिलजी करता है गुजरात वाले क्षेत्र पर करता है। और गुजरात का शासक कौन होता है? बघेला कर्ण। और जो मतलब इधर से जो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से कैसे भेजता है? नुसरत खां के लिए और उलुग खां के लिए। नुसरत खां और उलुग खां, और इधर एक व्यक्ति होता है माधव। माधव क्या होता है? मिल जाता है अलाउद्दीन खिलजी से, तो कहीं ना कहीं ये हार का कारण बनता है किसकी? बघेला कर्ण की। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं 1301 की बात। मेरे दोस्तों, 1301 में क्या हुआ था? 1301 में अलाउद्दीन खिलजी करता है आक्रमण किस पर? हमीर देव चौहान के ऊपर। तो दोस्तों, हमीर देव चौहान पर आक्रमण करता है। और हमीर देव चौहान कहाँ के शासक थे? यानी कि आपके रणथंभौर के। रणथंभौर क्यों आक्रमण करता है? रीजन क्या था कि यह रणथंभौर पर 1301 ईस्वी में आक्रमण करता है? इसके मूलतः 3 कारण थे। मेरे दोस्तों, जो पहला आक्रमण था कि ऐसा हुआ था कि इसके हाथ में पावर थी, अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में पावर थी। तो ये राज्यों से, जो भी वीक राज्य थे, कमजोर राज्य थे, तो उनसे क्या करता था? टैक्स लेता था। लेकिन जो रणथंभौर के शासक थे हमीर देव चौहान, उन्होंने क्या हुआ? भैया टैक्स देना बंद कर दो और हम टैक्स नहीं देंगे। पहली बात तो ये हुई, बोले टैक्स क्यों नहीं दे रहा हूं। पहला कारण ये रहा आक्रमण करने का। दूसरा क्या रहा? जैसा कि मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मैंने आपको बताया था 1291 और 1292 ईस्वी में जो इसके चाचा हैं यानी कि जलालुद्दीन खिलजी, वह हमीर देव चौहान पर आक्रमण करते हैं। लेकिन क्या होता है? उसकी जीत नहीं होती है। और वह एक बात बोलता है कि रणथंभौर जैसे 10 किले मेरे सेना के एक बाल के बराबर नहीं है। यह बात बोलता है। तो कहीं ना कहीं वह हारता है। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। तो अपने चाचा की हार का बदला लेने के लिए भी आक्रमण करता है। और मैंने जो तीसरी बात आपको बताई थी क्या, कि महमूद शाह का कुछ नाम आया था। महमूद शाह को शरण देते हैं कौन? महमूद शाह को शरण देते हैं कौन? बिल्कुल ठीक, हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान जब देते हैं तो यह बात उसे पचती नहीं है अलाउद्दीन खिलजी के लिए। बोला भैया ऐसा है कि हमारे बीबी के आशिक को आपने शरण क्यों दी? ये मैंने क्यों बोला बीबी का आशिक? तो ये पुरानी वीडियो आप देख सकते हैं। तो मेरी आई बटन में लिंक दिया है, उस वीडियो को आप वहां से देखिए पहले, तब आपको ये वीडियो बहुत ही समझ में आने वाली है। और दोस्तों, एक निवेदन आपसे कि कॉपी और पेन साथ में लेके, अपनी नोटबुक साथ में लेके बैठिए। इससे क्या होता है कि आपको ज्यादा ही समझ में आता है, वो चीज बहुत ही ज्यादा समझ में आती है। तो मेरे दोस्तों, बात करते हैं अगले आक्रमण की। तीसरा आक्रमण क्या हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट आक्रमण है मेरे दोस्तों, कि चित्तौड़ दुर्ग है। क्या है? चित्तौड़ दुर्ग। उसमें कौन है? राजस्थान। रावल रतन सिंह, उनकी पत्नी पद्मनी और उनके सेना के कुछ प्रमुख 2 कैरेक्टर, गोरा एवं बादल। सुना ही होगा आपने, बहुत सी गाथाएं हैं जिसमें इनका बड़ा वर्णन किया जाता है। लोकगीत जो होते हैं, बहुत ही मतलब गोरा बादल की व्याख्या की गई है बहुत बढ़िया तरीके से। तो क्या हुआ कि रावल रतन सिंह पे आक्रमण करता है दिल्ली का कौन शासक? अलाउद्दीन खिलजी। मैं क्या बोला कि बहुत ही पराक्रमी थे, लेकिन क्या हुआ? धोखा मिलता है पंडित राघव चेतन। यानी कि जो पंडित राघव चेतन होता है चित्तौड़ दुर्ग की तरफ से, वह मिल जाता है किससे जाकर?
अलाउद्दीन खिलजी से। कहीं ना कहीं ये हार का कारण बनता है कौन? आपके रावल रतन सिंह की हार का कारण बनता है। तो बात क्या हुआ कि ये समझिए कि रावल रतन सिंह और जो गोरा एवं बादल हैं, रावल जी, गोरा एवं बादल, ये तीनों लोग युद्ध में लड़ते हुए केसरिया करते हैं। मतलब युद्ध में लड़ते हुए मौत की प्राप्ति इनकी होती है, ये मृत्यु को प्राप्त होते हैं युद्ध करते हुए। क्या होता है, उनकी पत्नी जो है वह अपने सतीत्व को बचाने के लिए जौहर करती हैं, जौहर करती हैं। तो जो केसरिया किसने किया? केसरिया किया किसने? रावल रतन सिंह ने, गोरा एवं बादल ने। ओके, जौहर किसने किया? पद्मिनी ने, रावल रतन सिंह की वाइफ ने। तो हुआ क्या, अगर हम तीनों को अगर हम ऐसे बोलते हैं, हमने आपको कल बताया भी था, केसरिया और प्लस जौहर मेरे दोस्तों शाका कहलाता है। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने क्या बताया कि पहला जो आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी करता है तो गुजरात पर करता है, बघेलाकर्ण पे करता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो बघेलाकर्ण की हार होती है क्योंकि मादम मिल जाता है किससे? आपके अलाउद्दीन खिलजी से। उसके बाद की बात करते हैं। और हाँ, एक बात मैंने बताना भूल ही गया कि गुजरात में किसे भेजता है? वो नुसरत खां और उलुग खां के लिए भेजता है, उनके नेतृत्व में अटैक करता है, ठीक है। उसके अगला युद्ध किसका था? 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण। और वहां के शासक कौन थे? हमीर देव चौहान। कारण कितने थे? 3 कारण थे मूलतः। कौन कौन से? कि भाई हमीर देव चौहान ने कर देना बंद कर दिया था। दूसरी बात कि वह अपने चाचा की हार का बदला लेना चाहता था, वह जलालुद्दीन खिलजी की हार का बदला लेना चाहता था। और तीसरी बात, वह इसलिए आक्रमण करना चाहता था, इसलिए आक्रमण किया कि मसूद शाह को शरण दी थी। किसे? मसूद शाह को शरण दी थी हमीर देव चौहान जी ने, ठीक है। तो देखिए अगली बात करते हैं आक्रमण 4 की। ये बहुत ही इंटरेस्टेड आक्रमण है और आपको इसमें मजा भी आएगा। बात करते हैं, देखिए आक्रमण कब हुआ बताएंगे आपके लिए। पहले समझिए, जालौर है, जालौर आपका राजस्थान। जालौर का शासक थे, माफ कीजिएगा, कल्लण देव। कौन थे? कल्लण देव। और इनके पुत्र का नाम है बीरम देव। बीरम देव बहुत ही तेजस्वी थे, मतलब बहुत ही लंबे चौड़े, हट्टे खट्टे, खली के माफिक, मतलब अपन बोले तो कि 7 फीट ये हाइट थी उनकी। तो 7 फीट लंबे थे। तो देखिए जब अलाउद्दीन खिलजी ऐन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में क्या करता है? अटैक करता है इसके ऊपर। किसके ऊपर? जालौर के शासक कल्लण देव के ऊपर अटैक करता है। तो क्या होता है इसमें? परिणाम क्या होता है? संधि होती है, संधि होती है। तो संधि में क्या होता है? एक अपनी पुत्री का रिश्ता, अपनी पुत्री का रिश्ता भेजता है कल्लण देव के पास कि मेरी पुत्री को आपका लड़का बीरम देव बहुत पसंद आ गया है, भैया मुझे शादी करनी है, कुछ कर लो। बीरम देव बोले भैया ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन ये कब घटना घटित हुई, ये कब आंखों में इशारा हो गया, ये बात कब हुई, ये बात के बारे में आपको बताते हैं। हुआ क्या, दरबार लगा हुआ था, राज दरबार लगा हुआ था। बीरम देव पहुंचते हैं, कोई काम रहा होगा उनका, भैया पहुंचते हैं वो। बीरम देव को देखकर 7 फीट लंबे व्यक्ति को देखकर बोले वाह क्या तेजस्वी, क्या ग्लो है इसके मुंह पर। फिरोजा तुर्क फ्लैट हो जाती हैं, कहती है काश मेरा इनसे मामला सेट हो जाए। तो इनके दिल में घंटी बजती है बीरम 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 बीरम। किसके? फिरोजा तुर्क के। बीरम देव को पता नहीं क्या हो रहा है यहां पर, बीरम देव तो भी अपने आते चले जाते हैं। तभी जब इसीलिए रिश्ता भेजा कि फिरोजा तुर्क बोलती है भैया ऐसा है पापा जी, हमें बीरम देव पसंद आ गए। अच्छा भैया, जब बीरम देव पसंद आ गए तो भैया रिश्ता भेजता है, भैया सीधे मना कर देते, ना 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 ऐसा ना होगा। तो क्या होता है, सर्वप्रथम अलाउद्दीन जो है ना
वो सिवाड़ा किले पर विजय करता है। क्यों? क्योंकि वहां से किसी किले पर विजय कर लेना एक हाइट होती है, जगह, एक हाइट वाली जगह होती है जहां से आप दूर तक का देख सकते हो। तो वह क्षेत्र जीत के लिए बहुत ही कारीगर सिद्ध होता है। कहीं ना कहीं मोहम्मद गौरी का हार का कारण आबू क्षेत्र रहा, क्योंकि आबू क्षेत्र ऐसा ही क्षेत्र था, भीमदेव उसे हराता है। ठीक है, गुजरात का शासक जो था भीमदेव, कभी तो उन्हें हरा पाते हैं कि वो आबू क्षेत्र का एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, वही बात बोलना चाहेंगे कि सर्वप्रथम अलाउद्दीन सिवाड़ा किले पर आक्रमण करता है। वहां से वह आसानी से जालौर पर कब्जा कर लेता है। कैसे कब्जा करता है देखिए। जो अलाउद्दीन खिलजी है, एके है, वह कमालुद्दीन के नेतृत्व में सिवाड़ा पर आक्रमण करता है। सिवाड़ा पर कब आक्रमण करता है? 1308 ईस्वी में। मैं बोला सिवाड़ा पर कब आक्रमण करता है? 1308 ईस्वी में। और सिवाड़ा का नाम क्या कर देता है? खैराबाद रखा उसने। क्या नाम रखा उसने? खैराबाद रहा। किसका? सिवाड़ा का। सिवाड़ा एक दुर्ग है, एक किला है। फिर क्या हुआ? जब उसने अटैक किया और उस पर अपना प्रभुत्व कर लिया, अपना उसने स्थायित्व कर लिया, कब्जा कर लिया, तब क्या हुआ? अब कहता भैया ऐसा है, अब किया जाए अटैक। किस पर? जालौर पर। तो 1311 ईस्वी में, देखिए दोस्तों, 1311 ईस्वी में जालौर पर अटैक किया। किसने? बिल्कुल ठीक, अलाउद्दीन खिलजी ने आपके 1311 ईस्वी में जालौर पर अटैक किया और इसका नाम जलालाबाद रखा। किसके नाम पर? यवम क्या बनाया? यवम क्या बनाया? यहां पर फिरोज मस्जिद का निर्माण कराया। क्या करवाया निर्माण? यहां पर फिरोज मस्जिद का निर्माण कराया। तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आई। मैं दोबारा इस चीज को रिवाइज करवाता हूं आपके लिए। देखिए मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, जैसे कि जालौर पे क्या हो रहा है भैया, ये देखिए कि ये कल्लर देव, ओके, उनके पुत्र बीरमदेव बहुत तेजस्वी, बहुत लंबे चौड़े, हट्टे खट्टे खली जैसे, 7 फीट की हाइट थी। ठीक है, और दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी किसके नेतृत्व में अटैक करता है? ऐन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में जब अटैक होता है तो क्या होता है? कहीं ना कहीं संधि होती है। संधि में अलाउद्दीन खिलजी की मांग क्या होती है कि भैया ऐसा है कि वह अपनी पुत्री का रिश्ता भेजता है बीरमदेव के लिए, कि भैया ऐसा है कि बीरमदेव हमारी लड़की पसंद आ गया है तो हमें शादी करनी है हमारे लड़के को। ऐसा क्यों हुआ? दरबार लगा हुआ था, बीरमदेव पहुंचते। बीरमदेव बहुत लंबे चौड़े, हट्टे खट्टे, बाहुबली के जैसे। बिल्कुल होता क्या भैया, जब एक ही लड़की है या बैठी हुई है फिरोजा तुर्क बैठी हुई है और देखते भैया अरे बड़ा खतरनाक लड़का आया हुआ है, तो भैया बिल्कुल मसल्स वाला बंदा, तो उससे देख के एकदम फ्लैट हो जाती है। क्या होती है? एकदम फ्लैट हो जाती है, कहती है कि मेरा मामला सेट हो जाए। तो इनके दिल में घंटी बजती है किसकी? बीरमदेव को पता नहीं क्या हो रहा है। तो यही कारण था कि वह अटैक करता है दोबारा। देखिए सर्वप्रथम अलाउद्दीन सिवाड़ा किले पर विजय करता है। वहां से क्या होता है? वह आसानी से जालौर पर कब्जा कर लेता है। कब करता है? देखिए कमालुद्दीन के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? कमालुद्दीन को बुलाता है। कमालुद्दीन के नेतृत्व में सिवाड़ा पर आक्रमण करा 1308 में। और सिवाड़ा का नाम क्या रखा? सिवाड़ा दुर्ग का नाम क्या रखा भैया? खैराबाद। क्या रखा? खैराबाद। तो देखिए मेरे दोस्त कि 1311 में क्या करता है? जब अटैक उस पर जीत कर लेता है खैराबाद पे, यानी कि आपके सिवाड़ा पर, तो क्या होता है? 1311 ईस्वी में जालौर पर उसने अटैक किया, क्योंकि वहां से जीत निश्चित थी। जब आपने सिवाड़ा दुर्ग पर आपने अटैक कर लिया, उसको कब्जा लिया, तो कहीं ना कहीं आपको एक सुरक्षित क्षेत्र मिल गया जहां से आपकी जीत निश्चित हो जाती है। तो क्या करता है कि 1311 में, यानी कि 3 साल की वेट के बाद 1311 में जालौर पर उसने अटैक किया और इसका नाम जलालाबाद रखा एवं फिरोज मस्जिद का निर्माण कराया। ठीक है, अब मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, अब कुछ अटैक की बात करते हैं जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने साउथ के क्षेत्र पे अटैक किए। साउथ के क्षेत्र पर, यानी कि दक्षिण भारत में इसने अटैक किए। तो दक्षिण भारत में अटैक किए, उसमें मुख्य था किसका नेतृत्व? अलाउद्दीन खिलजी खुद नहीं गया, उसने मलिक काफिर को भेजा।
भाई हाँ, 1000 दिनारी आपने सुना ही होगा 6-7 की किताब में 1000 दिनारी बोलते हैं किसके लिए? मलिक काफूर के लिए। उसके बारे में पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन हम बात करते हैं साउथ का जो क्षेत्र है, साउथ के क्षेत्र पर क्या किया उसने? अटैक किया। तो मेरे दोस्तों देखिए कि साउथ के किन क्षेत्रों पर उसने अटैक किया। आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ इंडिया मैप। हम लोग आज यूज करेंगे इंडिया मैप का। तो देखिए मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि पहला आक्रमण कब हुआ? साउथ दक्षिण भारत की बात करते हैं। देवगिरी, क्या बोला मैंने आपसे? देवगिरी। देखिए देवगिरी पे उन्होंने आक्रमण कब किया? देखिए मेरे दोस्तों 1306 ईस्वी में, 1306 ईस्वी से लेकर 1307 ईस्वी तक क्या किया उसने? देवगिरी पर आक्रमण किया। देखिए मेरे दोस्तों, देवगिरी की यदि मैं बात करता हूं तो यहां का जो शासक था रामचंद्र, और रामचंद्र किस वंश से था? यादव वंश से। अब अलाउद्दीन खिलजी ने किसके नेतृत्व में यह आक्रमण करवाया? यानी कि मलिक काफूर के नेतृत्व में यह आक्रमण होता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी स्वयं नहीं जाता, मैं मलिक काफूर को भेजता ना। कहां पर? देवगिरी। कहां पर भेजता भैया? देवगिरी में इसको भेजता है। अब देवगिरी ये क्षेत्र कहां पर है, इस बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए मेरे दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे कि देवगिरी आपका जो है महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में है। कहां पर? महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में ये देवगिरी पड़ता है। तो कौन सा क्षेत्र? ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र। आप देख रहे होंगे महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, ग्रीन जो वाला है ये महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में देवगिरी ये क्षेत्र है। हम बात करते हैं कि देवगिरी कहां पर? महाराष्ट्र। इतनी बात याद रखिए। हुआ क्या कि यादव वंश यहां पर चल रहा था। यादव वंश में क्या हुआ कि इधर से मैं क्या बोला, अलाउद्दीन खिलजी स्वयं नहीं जाता, वह किसे भेजता है? मलिक काफूर के लिए। मलिक काफूर अटैक करता है तो क्या होता है कि रामचंद्र थोड़े ढीले पड़ जाते हैं, कुछ पड़ जाते हैं, तो उनको अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है। किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की, मलिक काफूर की। जो अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, कहते हैं ना कि मतलब यार कि बिना कुछ क्षति हुए, बिना कुछ हानि हुए, ना धन की न तन की, न धन की किसी की हानि नहीं हुई, तो क्या होता है कि जो मलिक काफूर होता है खुश होकर क्या करता है? रामचंद्र को रायर हान की उपाधि दी जाती है। रायर हान की उपाधि किसे दी गई? किसे दी गई भैया? रामचंद्र को। और रामचंद्र किस वंश से थे? यादव वंश से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आक्रमण जो था आपका तीसरा, जो छठा आक्रमण है वो है आपका वारंगल वाला। अब वारंगल कहां पर है? जैसा कि मैंने आपको वहां पर बता दिया है कि तेलंगाना वाला क्षेत्र, तेलंगाना वाला क्षेत्र में। और ये कब से कब तक अटैक करता है इस पे? मतलब 1308 से लेकर 1309 के बीच में आक्रमण होता है। तो देखिए यहां के शासक कौन थे? प्रताप रुद्रदेव। उधर से कौन अटैक कर रहा है? मैं क्या बोल आपसे कि जितने भी साउथ के अटैक हुए हैं मोस्टली, मतलब 5 में से 4 जो अटैक किए हैं वो मलिक काफूर ने ही किए हैं। वहां पर अलाउद्दीन खिलजी स्वयं नहीं आया। ठीक है, तो हुआ क्या कि वारंगल का शासक कौन था? प्रताप रुद्रदेव। और इधर से अटैक कौन कर रहा है? मलिक काफूर। प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया। भैया ऐसा है कि हम नहीं जीत पाएंगे। हुआ क्या? प्रताप रुद्रदेव उनके पास कोई कोहिनूर का हीरा था। अब वही हीरा जो आप समझ रहे, वही हीरा। प्रताप रुद्रदेव द्वारा कोहिनूर, ये वर्ड आपको कई जगह में देखने को मिलेगा, कई जगह। प्रताप रुद्रदेव द्वारा कोहिनूर का हीरा उपहार में दिया जाता है। तो ये बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि कोहिनूर हीरा किसे उपहार में दिया गया? अलाउद्दीन खिलजी, कोई भी दे देगा आपके लिए, कुतुबुद्दीन ऐबक कुछ भी दे देगा, तो क्या बोलेंगे आप लोग? बिल्कुल ठीक, आपके क्या? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। और किसके द्वारा? प्रताप रुद्रदेव के द्वारा। ये कहां के शासक थे?
वारंगल तेलंगाना क्षेत्र। अब आपको तेलंगाना क्षेत्र में दिखाते हैं कहां पर है। मध्य प्रदेश और तेलंगाना पहले एक ही पार्ट था। ये देखिए मेरे दोस्तों, ये मध्य प्रदेश, ये तेलंगाना, ये पहले क्या था, पूरा एक ही पार्ट था, पूरा एक ही पार्ट। तो ये तेलंगाना वाला क्षेत्र है। तो यहीं से थे कौन, प्रताप रुद्र देव। कौन थे, प्रताप रुद्र देव मेरे दोस्तों। देखिए अगला भी देख लीजिए आप, द्वार समुद्र। द्वार समुद्र कहां पर है भैया, ये आपका अभी दिखा देता आपके लिए। ये देखिए द्वार समुद्र कहां पर हो गया आपका, कर्नाटक में। और कर्नाटक कहां पर है आपका, ये देखिए कर्नाटक, महाराष्ट्र के नीचे जस्ट कर्नाटक। और कर्नाटक में एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, कर्नाटक में बहुत ही खूबसूरत जगह है हसन जिले। कर्नाटक के हसन जिले के दक्कन के पठार में यह बहुत ही खूबसूरत जगह है। कहां पर, मैं आपसे बोला कि द्वार समुद्र कहां पर है, कर्नाटक। कर्नाटक में कहां पर, जिला है वहां पर एक हसन जिला है। और हसन जिले में कहा, दक्कन के पठार। दक्कन के पठार में एक बहुत ही खूबसूरत क्षेत्र है, कौन सा, द्वार समुद्र। और यहां पर जो अटैक हुआ वो कब हुआ, 1310 ईस्वी में। यहां के कौन थे भाई, यहां बाहुबली वाला बल्लाल देव, ना अलग है। बल्लाभ तृतीय किस वंश से थे, होशियल वंश। और इस पे कौन अटैक करता है, मलिक काफूर। देखिए आप, मलिक काफूर इस पे अटैक कर रहा है। होता क्या है, अटैक करता है तो भाई भैया बल्लाल हारते हैं और मलिक काफूर जीतता है। तो लगातार जीत हो रही है। आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि अगला आक्रमण क्या है, मदुरई। क्या मदुरई, चेन्नई, मदुरई, कोई जरूरत नहीं बताने की, इसमें मतलब कहां पर, मैप में तो इजी है, मदुरई चेन्नई। तो देखिए आक्रमण 8, जो आपका 8वां आक्रमण था वो कहां पर हुआ, मदुरई पर। और कब, इस कितने सन में, 1311 ईस्वी में। और इसके शासक कौन थे, वीर पांडे व सुद्र पांडे। और किस वंश से थे दोनों, पांडे वंश। एक ने अटैक किया, इसमें अटैक स्वयं एक करता है। ये देखिए यहां पर मलिक काफूर के नेतृत्व में अटैक नहीं हुआ, एक खुद आया, बोल भैया आप बहुत जीत लिए, अब थोड़ा हमें जीतने दीजिए, वरना आपका नाम हो जाएगा पॉपुलर। तो देखिए एक आए, एक ने क्या हुआ, अटैक किया और एक जीतते भी हैं। चलो ठीक है। अब बात करते हैं मलिक काफूर के बारे में कि मलिक काफूर कौन था। ऐसा करते हैं, इसको बताने से पहले हम एक बार रिवाइज कराते हैं उसके सभी आक्रमण। जैसा कि बताया कि जो प्रथम आक्रमण था कहां तक, गुजरात पर हुआ था, बघेलागढ़, यानी बघेलागढ़ इस पर हारते हैं, ठीक है। दूसरा आक्रमण किस पे हुआ था, आपके रणथंभौर पर, किस पर, हमीरदेव चौहान के ऊपर। इसमें 1301 ईस्वी में क्या होता है, इसमें भी इनकी हार होती है हमीरदेव चौहान की, ठीक है। तीसरा आक्रमण कब हुआ था, यह लिखा हुआ है, देखिए चित्तौड़गढ़ पर हुआ, शासक रमन रतन सिंह, पत्नी पद्मनी और गोरा एवं बादल। और दिल्ली से कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है, जीतता है कौन, अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि धोखा देता है पंडित राघव चेतन। देखिए अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद कर दिया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आक्रमण 4, यानी कि फोर्थ आक्रमण आपका जो है, फोर्थ अटैक है, वो कहां पर हुआ, जालौर पर हुआ। कल्लड़ देव, उनका पुत्र बीरम देव, कितनी हाइट थी, 7 फीट। दिल्ली से कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। ऐन उल मुल्क की मुल्तानी की नेतृत्व में अटैक होता है। होता क्या भैया, संधि होती है, कुछ नहीं हो, संधि होती है। क्या होती है, संधि में अलाउद्दीन खिलजी क्या बोलता है, भैया ऐसा है कि हमें आपका लड़का बड़ा पसंद आ गया, हमारी लड़की बड़ा पसंद आ गया, फिरोजा तुर्क के लिए उनके दिल में घंटी बज गई उनके लिए। तो सीधी बात है कि भैया कल्लड़ देव कहते हैं ना हमसे ना हो पाएगा, हमारा लड़का विवाह नहीं करेगा। तो विवाह नहीं होता है। इसी का रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए क्या होता है कि 1308 ईस्वी में वह सिवाड़ा पर अटैक करता है, सिवाड़ादुर्ग पर अटैक करता है। और सिवाड़ादुर्ग पर अटैक करने का मतलब क्या था कि उससे वहां पर जीत आसानी से होगी जालौर वाले क्षेत्र पर। तो भाई 3 साल बाद 1311 ईस्वी में वह जालौर पर अटैक उसने किया, और ठीक है, और जालौर का नाम बदलकर जलालाबाद रखा, ठीक है। और यहां पर इसने फिरोज मस्जिद का निर्माण करवाया। बात करते हैं दक्षिण भारत पर किए गए आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। पहला आक्रमण देवगिरी पर किया, 1306 से लेकर 1307 ईस्वी के बीच में किया गया। यहां का शासक कौन था, रामचंद्र यादव वंश से था। रामचंद्र क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति होता है मलिक काफूर, उसके नेतृत्व में अटैक करता है।
तो देखिए होता क्या है, जब मलिक काफूर अटैक करता है तो भैया ये अधीनता स्वीकार कर लेता है कौन, रामचंद्र, और रामचंद्र को राहर आहान की उपाधि दी जाती है। उसके बाद बात करते हैं आक्रमण 6 की, वारंगल तेलंगाना वाला क्षेत्र। वारंगल तेलंगाना क्षेत्र से अटैक कब होता है, 1308 ईस्वी से लेकर 1309 ईस्वी के मध्य में होता है। और यहाँ का शासक जो होता है मेरा बच्चा, मेरे दोस्तों, प्रताप रुद्रदेव मलिक काफूर अटैक करता है। इसमें क्या होता है, प्रताप रुद्रदेव क्या होते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, प्रताप रुद्रदेव द्वारा कोहिनूर का हीरा उपहार में दिया था, भी ऐसा आप जाओ और ये कोहिनूर का हीरा ले जाओ, ठीक है। आक्रमण 7, द्वार समुद्र, कर्नाटक का क्षेत्र है, हसन जिला, और कहां पर, दक्कन के पठार में। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर क्षेत्र है ये द्वार समुद्र। 1310 ईस्वी में आक्रमण करता है कौन, मलिक काफूर। बल्लाल थर्ड जो होते हैं वो शासक होते हैं द्वार समुद्र के, और किस वंश से होते हैं, होशेल वंश से होते हैं। इसमें क्या होता है, बल्लाल देव हारते हैं और मलिक काफूर की जीत होती है। आक्रमण 8, मदुरई क्षेत्र पे 1311 ईस्वी में आक्रमण हुआ। इसमें क्या होता है कि जो एक इसमें स्वयं आक्रमण करता है मेरे दोस्तों, वह मलिक काफूर से नहीं कहता कि आप आक्रमण करो, खुद ही आक्रमण करता है। और यहाँ के शासक जो होते हैं मेरे दोस्तों, वीर पांडे व सुंदर पांडे होते हैं, दोनों ही किससे होते हैं, पांड्य वंश से होते हैं। तो इसमें क्या होता है, वीर पांडे हारते हैं और अलाउद्दीन खिलजी की जीत होती है। अब बात करते हैं मलिक काफूर, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। मलिक काफूर गुजरात से 1000 दीनार में खरीदा गया, इसलिए इसे 1000 दीनारी कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि 1000 दीनारी कौन है, तो भैया सीधी बात है, लगा दीजिएगा क्या, मलिक काफूर। मलिक काफूर के बारे में एक बात याद रखिए, मलिक काफूर बचपन में हिंदू था, बाद में मुस्लिम धर्म को स्वीकार करता है, और अलाउद्दीन खिलजी क्या होता है, 1316 ईस्वी में बीमार पड़ा, तभी उसकी मृत्यु हो गई। देखिए मैं क्या बोला, गुजरात से 1000 दीनार में खरीदा गया मलिक काफूर के लिए, और इसलिए इसे 1000 दीनारी कहते हैं। हुआ क्या था, बचपन में हिंदू, बाद में मुस्लिम धर्म को स्वीकार करता है। देखिए अलाउद्दीन खिलजी की 1316 में जब बीमार पड़ा और उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करवाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट अलाउद्दीन खिलजी है। इनने कार्य किए सैनिक सुधार कार्य। अब इन कार्यों में क्या किया, इसने स्थायी सेना को बनाया, लिमिटेड यानी कि स्थायी सेना रहेगी। ठीक है, अब सैनिकों को नगद भुगतान किया जाता था। यह बहुत ही बड़ा स्टेप उठाया इसने कि इसके शासनकाल में सैनिकों को नगद भुगतान किया जाता था। ऐसा करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक है जिन्होंने सैनिकों को नगद भुगतान किया। और मेरे दोस्तों देखिए मैं क्या बोला, दिल्ली सल्तनत का प्रथम जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया, सैनिकों को नगद वेतन दिया। खम्सकर क्या होता था कि सेना जाती है या लूटपाट करती है या खुशी से राजा देता है, जो भी करती है, संधि होती है, जो भी उसे मिलता है, जिस पे वह आक्रमण करता है उस राज्य से, तो भैया उसका जो 20% जो होती है वो सेना रखती है और 80% जो किसका हुआ, राजा का हुआ। ये था खम्सकर। ठीक है, खम्सकर में परिवर्तन हुआ, 20% सेना और 80% राजा। देखिए सैनिकों का प्रशिक्षण देना एवं सैनिकों का हुलिया लिखवाया गया। सैनिकों का प्रशिक्षण दिया गया कि भाई ऐसा है कि ऐसे नहीं, पहले प्रशिक्षण होगा सैनिकों का, ये नहीं भर लिया और युद्ध करने को भेज दिया, नहीं, पहले ट्रेनिंग होगी और सैनिकों का हुलिया लिखवाया गया, उनकी पहचान लिखवाई गई। ऐसा करने वाला भी प्रथम शासक रहा है कौन, अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ों को दागने का कार्य किया, मतलब निशान लगाए, दागने का कार्य किया, ऐसा करने वाला भी शासक कौन था, ये प्रथम अलाउद्दीन खिलजी। तो मेरे दोस्तों हम बताते हैं मलिक काफूर के बारे में, गुजरात से 1000 दीनार में खरीदा गया, इसलिए इसे 1000 दीनारी कहते हैं। बचपन में हिंदू, बाद में मुस्लिम धर्म स्वीकार किया।
एक एक की मृत्यु होती है 1316 ईस्वी में, क्योंकि वह बीमार पड़ता है और उससे क्या उसकी मृत्यु हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण कार्य, सैनिकों के सुधार कार्य क्या किए उन्होंने, सैनिक सुधार कार्य, सब अपनी स्थायी सेना को बनाया, सैनिकों को नगद भुगतान किया जाता था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जिसने ऐसा किया कि दिल्ली मतलब सैनिकों को नगद वेतन दिया। खम्स कर में परिवर्तन किया गया, 20% सेना और 80% राजा। सेना क्या थी, सेना का प्रशिक्षण देना एवं सैनिकों का हुलिया लिखवाना, यह किया गया। ऐसा करवाने वाला भी प्रथम शासक रहा है अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का। उसके बाद घोड़ों को दागने का कार्य भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया, ऐसा करने वाला भी प्रथम शासक रहा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने कई अच्छे कार्य किए। हम इनकी बाजार व्यवस्था पढ़ेंगे अभी। कल हम इसको अलाउद्दीन खिलजी के लिए इस पार्ट को बिल्कुल समापन करेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे तुगलक वंश। तो मेरे दोस्तों देखिए, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे दोस्तों मेरे साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपने बेल बटन को नहीं दबाया है तो मेरे दोस्तों उसको प्रेस कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो दोस्तों लर्न कीजिए, वर्क को रिवाइज करते रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।